बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, खबर है फैसलाबाद से, जहां पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करोड़ों रुपए का स्कैंडल सामने आया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सब रजिस्ट्रार विद होल्डिंग टैक्स के 231 मिलियन रुपए गबन कर गए हैं। बताने के लिए फैसलाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे बिलाल सिकंदर, जबकि हम आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एमपीएस और वुज़रा की अदम दिलचस्पी अब खुलकर सामने आ गई है। मुतअद्दिद मेंबरान या तो गैर हाजिर होते हैं और या सेशन के दौरान छुट्टी पर होते हैं। कुछ मेंबरान अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 तक सिर्फ एक दिन असेंबली में देखे गए हैं। कई मेंबरान हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। मजीद इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज बंगिश। तो नाजरीन, सबसे पहले हम जाते हैं फैसलाबाद की जानिब, जहां से खबर यह है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करोड़ों रुपए का स्कैंडल सामने आया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सब रजिस्ट्रार विद होल्डिंग टैक्स के 231 मिलियन रुपए गबन कर गए हैं। नाजरीन, सब रजिस्ट्रार जायदादों की रजिस्ट्री करके अपनी जेबें भरते रहे, जबकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान ने विद होल्डिंग टैक्स की फीस एफबीआर को जमा करवानी थी। उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई और क्या रिकवरी की जा सकेगी, बताने के लिए फैसलाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है बिलाल सिकंदर ने। बिलाल, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर कौन कौन से टैक्स वसूल किए जाते हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। देखें, जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है या प्रॉपर्टी की जो ट्रांसफ़र होती है उस पर एफबीआर जो टैक्स वसूल करता है उसमें 236 के और 236 सी जो है ये होता है। इसमें सेलर और बायर दोनों ही जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो अदा करते हैं। उसमें एडवांस टैक्स भी है, उसमें विद होल्डिंग टैक्स भी है। ये तमाम तर टैक्स जो है, इसमें तीन जो महकमे हैं वो टैक्स वसूल उसमें करते हैं। एक इसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, दूसरा इसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जबकि तीसरा इसमें एफबीआर है। और इन तीनों के बिहाफ पर जो रेवेन्यू हुकाम हैं वो टैक्स वसूल करते हैं और टैक्स वसूल करके फिर उन्होंने ये टैक्स जो है उन तमाम महकमों को फ़र्दन वो टैक्स जमा करवाने होते हैं ताकि जो फ़ीस उनके बिहाफ पर वसूल की गई है वो उनको अदा की जाए। लेकिन इसमें हुआ कुछ इस तरह के गुज़श्ता कई सालों से ये फ़ीसें वसूल करते रहे रजिस्ट्रियों के मद में, और वो फ़ीसें जो हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो फ़ीस थी वो उनको दे दी जाती रही। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की फ़ीस जो है वो भी काफ़ी हद तक उनको अदा होती रही, लेकिन जो विद होल्डिंग टैक्स के जो पैसे हैं, जो फ़ीस ली जाती रही, वो एफबीआर को अदा नहीं की गई। और ये जो विद होल्डिंग टैक्स के मद में जो फ़ीस वसूल की जाती है 236 के और 236 सी जो मैंने आपको बताया है, ये इसमें अच्छी खासी अमाउंट जो है वो इन्वॉल्व होती है। और इसकी एक एग्जांपल आप ये देख लें कि अगर एक 5 मरले का प्लॉट है जिसकी डीसी वैल्यू एक मरले की अगर 10 लाख रुपए है, तो उसमें 50 लाख के प्लॉट में तकरीबन 6 से 7 लाख रुपया जो है वो सिर्फ रजिस्ट्री का बायर और सेलर जो है वहाँ पर जमा करवाते हैं फीस की मद में कौमी ख़जाने में। और यहाँ पर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर रोज़ाना अगर सैकड़ों नहीं तो दर्जनों केसेस तो रोज़ाना ऐसे आते हैं जो रजिस्ट्रियों के रिगार्डिंग होती हैं और उनकी फ़ीसें जमा होती हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, एफबीआर में, और वहाँ पर जो अफसरान बैठे होते हैं वो सब रजिस्ट्रार हैं। और तकरीबन यहाँ पर 231 मिलियन का जो गबन है, जो फ्रॉड है वो किया गया है। और तकरीबन 1800 से ज़ायद रजिस्ट्रियाँ हैं जिनके पैसे विद होल्डिंग टैक्स के एफबीआर को अदा नहीं किए गए। और जैसे ही रजिस्ट्रियों की तफसीलात एफबीआर के पास पहुँची हैं तो उन्होंने उस तमाम तर रिकॉर्ड को जो है वो खंगालना शुरू किया, देखना शुरू किया कि उनके पास इतने मिसिंग अमाउंट क्यों आ रही है। तो जब रब्ता किया गया रेवेन्यू हुकाम से तो फिर पता चला कि 1800 से ज़ायद रजिस्ट्रियों के पैसे एफबीआर को दिए ही नहीं गए, वहाँ से वसूल कर लिए गए। जो वहाँ पर साइल आ रहा था, जो वहाँ पर शहरी आ रहे थे, बाहर है। आपने कहा कि 3 महकमे हैं जो कि ये वसूल करते हैं सारे फीस इसकी मद में, टैक्स की मद में वसूल करते हैं, तो किस तरह से इतना बड़ा टैक्स फ्रॉड कर लिया गया फिर? अच्छा, इसमें भी बड़ी एक टेक्निकल चीज़ है जो वहाँ पर सब रजिस्ट्रार बैठे होते हैं। वैसे तो जो रेवेन्यू हुकाम है उनका कहना है कि उनका जो सिस्टम है वो बड़ा ही शफाफ है और उन्होंने उसको डिजिटलाइज कर दिया हुआ है। लेकिन इसमें कुछ हुआ इस तरह से है कि जो स्लिप निकलवाई जाती है सिस्टम से, वो स्लिप के पैसे जो हैं वो वसूल कर लिए जाते हैं। जो भी वहाँ पर उनके पास साइल आता है जो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवानी हो या रजिस्ट्री करवानी हो, वो पैसे या तो वो वकील को दे देता है या उसके पास जो रजिस्ट्री मुहर्रर होता है, जो
जो वहाँ पर अदालतों में बैठे होते हैं वो उनसे फ़ीस बस ले लेते हैं कि हम आपके बिहाफ पर ये फ़ीस जमा करवाएंगे, और यही प्रैक्टिस चलती है कि ये नहीं होता कि जो साइल है वो खुद कहे कि नहीं मैं खुद जाके जमा करवा कर आऊँगा। ऐसा नहीं होता, वकील या जो रजिस्ट्री मुहर्रर है वही उसके बिहाफ पर बैंक में जमा करवाते हैं। तो अब वो साइल से पैसे ले लेते हैं। और इसमें भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, वो ये है कि ये जब उनसे वो रसीद ले लेते हैं वो हाँ। एक रसीद पर तकरीबन फिर 10-10 रजिस्ट्रियां होती हैं, और ये बहुत ही अजीब सी चीज़ है। अच्छा। कि उसको फैब्रिकेटेड कर देते हैं। वो रसीद चूंकि जेन्युइन होती है, जो बैंक से रसीद निकलती है वो जेन्युइन होती है, उसको फिर सॉफ्टवेयर के ज़रिए एक एक रजिस्ट्री पर 10-10 लोगों के नाम जो हैं वो उसको रीराइट करके वो चढ़ा दिए जाते हैं। और जब वो FBI के पास जाता है, क्योंकि उस पर जो सीरियल नंबर होता है वो तो जेन्युइन होता है, और FBI के पास उस सीरियल नंबर के अगेंस्ट वहां पर स्टेटस जो होता है वो पेड का होता है कि इन्होंने अपनी फीस जमा करवा दी है। लेकिन जब वहां पर नाम देखते हैं तो वो नाम किसी और का होता है। इसी तरह से एक एक जो चलान होता है उस पर 10-10 से ज़्यादा रजिस्ट्रियां जो हैं वो फैसलाबाद में होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा ने खुद इस चीज़ की इंक्वायरी की है, और वो होता फिर इस तरह से है कि एक एक रजिस्ट्री मुहर्रर, आप सुन के ये भी हैरान होंगी कि उन्होंने एक एक रजिस्ट्री मुहर्रर ने करोड़ों की यहाँ पर जो है वो गबन किए हुए हैं। और यहाँ वो मोटरसाइकिलों पर आते थे, और आजकल आप देखें तो उनका जो लिविंग स्टाइल है वो बड़ा ही लेविश किस्म का हो गया। और वो सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि गवर्नमेंट के जो पैसे जो खजाने में जमा होने थे वो वहाँ पर जमा नहीं हो सके, वो पैसे उनकी अपनी जेबों में गए। और यहाँ पर इदारे इतने बेबस हैं कि सब कुछ पता होने के बावजूद उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जो सब रजिस्ट्रार वहाँ पर मौजूद हैं, और ये पूरा माफिया है। यही सवाल मैं आपसे करने वाली थी कि ये कैसे मुमकिन है कि 231 मिलियन रुपए जो है वकला रजिस्ट्री करवाने वाले हड़प कर गए हैं, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं हुई है। आप बता रहे हैं कि खबर सब होती है लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया जाता, तो इसकी क्या वजह है? बिल्कुल, इसकी वजह सबसे बड़ी तो ये है कि उसमें जिन्होंने एक्शन लेना है वो खुद उसमें मुलव्विस होते हैं। अब जो रेवेन्यू हुकाम हैं, अब उनका काम तो ये है कि उस तमाम तो सिचुएशन को बड़ा ही साफ शफाफ किस्म का बनाया जाए। आप जब वहाँ पर रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो उसका एक पूरा पैटर्न है कि सेलर और बायर दोनों वहाँ पर मौजूद होंगे। जो रजिस्ट्री मुहर्रर है वो आपकी डीड बनाएगा। डीड बनाने के बाद आपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाना है, अपना बयान जो है वो आपने ऑनलाइन रिकॉर्ड करवाना है। जब वो बयान ऑनलाइन आपका रिकॉर्ड हो जाएगा उसके बाद आपकी फ़ीस जो है वो बैंक में जमा होगी। बैंक में जमा होने के बाद फ़र्दन जो है वहाँ पर रजिस्ट्रार वो आगे से इस तमाम तर अमल की जो है वो वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन होने के बाद रजिस्ट्री जो है वो आपके नाम ट्रांसफ़र होगी। अब ये सुनने में तो ऐसे ही लग रहा है कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये एक सिस्टम से गुजर के आती हैं, हर चीज़ को बड़ा ही बाकायदगी से स्क्रूटनाइज किया जाता है और उसके बाद रजिस्ट्री जो है वो नाम होती है। लेकिन इसमें आप इतने ज़्यादा फ्लॉज हैं कि जब फ़ीस जमा ही नहीं होती तो सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार किस तरह से रजिस्ट्री पास करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इसी वजह से यहाँ पर इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। और ये फ्रॉड बेशक बहुत बड़ा है, लेकिन जो फ्रॉड हो रहे हैं और जो हो चुके हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इसके उनके सामने ये कुछ भी नहीं है। और अफसरान इस हवाले से कुछ भी पेशरफ्त करने में नाकाम है। और FBR के नोटिस में जब ये मामला आया है और FBR ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से कहा है कि आप इस मामले की छानबीन करें। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आपके वहाँ पर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो इतनी बड़ी जो है वो करप्शन कर जाए, 231 मिलियन रुपए जो हैं कौमी ख़जाने में जमा ना करवाए, अपनी जेबों में डाल ले, 1800 से ज़ायद रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड ही ना मिले कि उनके पैसे कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए। तो और उसमें मज़े की बात यह है कि किसी किस्म का कोई किसी ऑफिसर का नाम आया है, ना किसी रजिस्ट्री मुहर्रर का नाम आया है, ना किसी वकील का नाम आया है, सब उसमें बरी ज़िम्मा है। और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उन्होंने तो अपनी तरफ से कोई कार्रवाई की भी नहीं थी। ये तो FBR को जब पता चला कि हमारे इतने अमाउंट जो है वो मिसिंग है और हमारे बिहाफ पे रजिस्ट्रियाँ पास हो रही हैं, तो लिखा गया। और अब इस पे जो कार्रवाई अमल में लाई गई है वो कार्रवाई जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को लिख दिया इस हवाले से कि आप इंक्वायरी इनिशिएट करें। और ADCR का भी कहना है कि हमने इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है। 1800 से ज़ायद रजिस्ट्रियों का विद होल्डिंग टैक्स जमा ना होने पर कौन कौन से अफसरान इसमें मुलविस रहे हैं, इसका सीक्वेंस कहाँ रहा है, कहाँ से टैक्स जो है वो गबन करना शुरू हुए और बड़े अफसर तक ये टैक्स गबन हुआ है?
देखिए इसमें जो सबसे आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जो रजिस्ट्री मुहर्रर जब वहाँ पर सब रजिस्ट्रार के पास आता है वहीं से ही वो गेम शुरू हो जाती है। और जब जो बंदा आपका वहाँ पे बयान रिकॉर्ड कर रहा है वो भी उसमें ऑब्वियसली मुलव्वस है, जो वहाँ पे क्लरिकल स्टाफ है वो भी इसमें शामिल हैं, जो वहाँ पे रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार हैं, क्योंकि ये एक पूरी चेन है। अगर एक बंदा सपोज़ उसमें आपकी मुआवनत नहीं करेगा तो वो चेन टूट जाएगी, वो किसी तरह से भी जो रजिस्ट्री है उसका काम मुकम्मल नहीं हो पाएगा। सबके हिस्से सबको पहुंच रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा माफिया है। और सबसे बड़ा सवालिया निशान तो ये है कि जिन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रियां करवाई हैं, जिन्होंने अपने पैसे वहाँ उनको दिए हैं, उनका क्या बनेगा? क्योंकि एक शख्स अगर 50 लाख का घर ले रहा है और वही जानता है कि उसने कितनी मुश्किल से रजिस्ट्री के वो ऊपर वाले 5-7 लाख रुपया जो है वो जमा किया होगा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है वो अपने नाम करवा लूँ, और उसके पैसे जब उसको पता चलेगा कि उसकी रजिस्ट्री हुई नहीं है सिरे से और वो खुद ही अफसरान रेवेन्यू के जो हैं वो खुद ही खा गए हैं, तो उसके लिए ये कितना बड़ा जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो इधर लगा दी होगी। तो ये बड़ी ही अजीब किस्म की सिचुएशन जो है वो महकमा रेवेन्यू में जो डेवलप हो गई है। 3 महकमे बैठे हैं जिन्होंने अपने अपने टैक्स से इकट्ठे करने हैं, आवाम से पूरा पैसे लिए जा रहे हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपने पूरे पैसे ले रहा है, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो अपनी पूरी फीस ले रही है, FBR जो है वो अपने पूरे पैसे ले रहा है। लेकिन इसमें अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि उन महकमों को ये पैसे नहीं पहुंच रहे और एक एक रजिस्ट्री मुहर्रर जो है वो करोड़ों करोड़ों का नादहिंदा है। और इस चीज़ का रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बड़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा है, क्योंकि वहाँ पर जो सिचुएशन है वो कुछ इसी तरह से ही है। लेकिन उसमें ना तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट कुछ कर रहा है, ना उसमें डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो इस हवाले से कोई ऐसे इकदाम कर रहे हैं कि इस चीज़ को मसला तो वहीं से खड़ा हो जाता है ना, क्योंकि गठजोड़ करके बैठे हैं ये लोग। एक जाने वकला हैं जो रजिस्ट्री करते हैं और दूसरी जाने रेवेन्यू अफसरान है, इन दोनों का गठजोड़ है। ये कितना नुकसान पहुंचा रहा है हमारे कौमी खजाने को? देखें, ये जो गठजोड़ है ये बड़ा ही मजबूत किस्म का है। इसके आगे इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर बेबस है और इसका अंदाज़ा नुकसान का तो आप इसी से लगा लें कि ये एक छोटा सा केस सामने आया है जिसमें 1800 से ज़ायद रजिस्ट्रियाँ जो हैं उनका टैक्स जमा नहीं हुआ, जो कि तकरीबन 231 मिलियन है। ये अमाउंट इस हवाले से बड़ी सामने आ गया। अभी ये एक है, अभी तो ये एक मामला है बिलाल जो कि सामने आया है, न जाने इससे बड़े कितने मामलात हैं जो हमारी नज़रों में ही नहीं आए हैं। बिल्कुल, ये एक नॉमिनल सी अमाउंट है जो अभी ये सामने आई है, और जो अभी चल रहे हैं वहाँ पे मामलात वो तो बहुत बड़ी अमाउंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं। और ये सिस्टम एक पूरा ही कोलैप्स कर रहा है, क्योंकि आप इस अंदाज़ा लगाएं कि जब टेंटेड या फैब्रिकेटेड किस्म की चलान फार्म जब FBR के पास जाते हैं, FBR उनको रिकॉर्ड को चेक करता है। हमारे पास ये चीज़ें रिकॉर्ड में अब एक नाम पे 10-10 रजिस्ट्रियाँ जब होंगी और वहाँ पर बहुत बड़ा सवालिया निशान बनेगा रेवेन्यू अफसरान पर कि आप एक एक नाम पर 10-10 रजिस्ट्रियाँ किस तरह से कर सकते हैं। और वो इसीलिए हो रही हैं कि 10 लोगों से फ़ीस ले ली है और सिर्फ जो सही रजिस्ट्री है वो सिर्फ एक बंदे के नाम है। अब जो वो 9 लोगों से फीस वसूल की गई है, हाँ। उसका कौन बंदा जो है उस पर एक्शन लेगा? अब उसमें वो प्रॉपर्टी किसके नाम पर मुंतकिल होगी? जब आप एक रजिस्ट्री जो है वो 10 लोगों के नाम पर कर देंगे तो प्रॉपर्टी किसके नाम पर मुंतकिल होगी? क्या ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट नहीं हो जाएगा? बिल्कुल डिस्प्यूट है और ये बड़ा मुतनाज़ किस्म का होगा, क्योंकि 10 लोगों ने अगर जमा करवा दी है। और ये तो मैं आपको बड़ा छोटा सा फिगर बता रहा हूँ, इस स्टोरी से पहले मेरी FBR हुकाम से भी बात हुई थी, तो वो भी इस हवाले से बड़े परेशान थे और उनका कहना था कि हमारे पास यहाँ पर वकला हमसे मिलने के लिए आए और उनका कहना था कि यहाँ पर एक बड़ा ही मुनज़्ज़म किस्म का ग्रोह है जो काम कर रहा है इस तरह का कि वो टेंटेड और फैब्रिकेटेड जो चलान फार्म है वो बनाते हैं, उस पर 10-10 लोगों की रजिस्ट्रियाँ जो हैं वो मुंतकिल होती हैं। और वो 10 लोग हैं, अब वो किसी एक के नाम पर भी वो इस तरह से वो क्लेम नहीं कर सकते कि ये A के नाम है, B के नाम है, C के नाम है, क्योंकि वो सब लोगों ने अपने अपने पैसे जो हैं वो अदा किए हैं और उनके सबके पास एक एक चलान फार्म मौजूद है जिस पर उनकी एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, उनका अपना अपना नाम लिखा हुआ है, किया जाता है कि आखिर ये प्रॉपर्टी है जमा करवाए हैं। फिर किस तरह से रिकॉग्नाइज होता है? फिर
देखिए, जो तो मुतनाज़ चीज़ है उसको तो रिकग्नाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसमें जो अफसरान मुलव्वस होते हैं उस वक्त जो रजिस्ट्रार बैठा होता है, जो सब रजिस्ट्रार है, जो वहाँ पर बयान कलमबंद करवाने के लिए अफराद बैठे होते हैं, अगर महकमा उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शफाफ तरीके से करे तो ये केस जो है ये हफ्तों में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसमें कौन मुलव्वस थे, ये असली प्रॉपर्टी जो है वो किसके नाम है, किसने किससे कितने पैसे लिए हैं, किसने जो है वो फैब्रिकेटेड किस्म के चलान फार्म तैयार करवाए हैं। लेकिन इसके लिए भी शफाफ किस्म की तहकीकात जो हैं वो करवानी पड़ेंगी, और अभी तक ये मामला हाईलाइट होने के बाद भी इस पर किसी शॉर्ट आंसर बिलाल आपसे चाहिए। अभी तक नहीं। ये स्कैंडल तो सामने आ गया है, इस स्कैंडल के बाद अब क्या इंक्वायरी शुरू की गई है, क्या रिकवरी सामने आई है? देखिए, रिकवरी अभी तक कुछ भी नहीं हुई है। इसमें जो हमारी जब ADCR से बात हुई तो उनका कहना था कि हमने इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है, हम किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे, जो इसमें मुलव्वस होगा उसके ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी, और रिकवरी का अमल जो है वो बिल्कुल साफ़ और शफाफ होगा, और हम उनसे रिकवरी हर सूरत करेंगे। लेकिन फिर बात वही है कि रिकवरी उनसे करेगा कौन? जो अब करोड़ों रुपए लेके बैठे हुए हैं वो तो किसी सूरत, वो 2 हफ्ते की सस्पेंशन जो है वो अफोर्ड कर लेंगे कि हमें सस्पेंड कर दें, और सस्पेंशन के बाद वो दोबारा फिर बहाल होकर अपनी सीटों पर आ जाएंगे, और अगर कुछ ज्यादा कर दें और उनको ये टर्मिनेट कर दें। बिल्कुल बिलाल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, खतरनाक सूरत हाल बनती जा रही है। अगर इस पर अभी से कंट्रोल किया तो आने वाले वक्तों में बहुत से हकदार अपने हक से महरूम हो सकते हैं। अफसोस की बात तो यह है कि कोई एक शख्स इसमें मुलव्वस नहीं है, जिन्होंने इंक्वायरी करनी है वही लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं। हुकूमत को चाहिए कि इनके खिलाफ अच्छी कार्रवाई की जाए और इनको आड़े हाथों लिया जाए। तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में MPAs और वज़रा की अदम दिलचस्पी अब खुलकर सामने आ गई है। मुतअद्दिद मेंबरान या तो गैर हाजिर होते हैं और या सेशन के दौरान छुट्टी पर होते हैं। कुछ मेंबरान अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 तक सिर्फ एक दिन असेंबली में देखे गए हैं। कई मेंबरान हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। कुछ मेंबरान इन अरसे के दौरान अपने हल्के का एक मसला भी फ्लोर पर डिस्कस नहीं कर सके हैं। असेंबली सेशन के माहाना अखराजात करोड़ों में हैं। हर मेंबर को रोजाना अलाउंस भी दिया जाता है, मगर इस सब के बावजूद असेंबली में आने की जहमत गवारा नहीं की जाती। कौन कितना गैर हाजिर रहा, इस बारे में हमारे ब्यूरो चीफ मुमताज बंगिश ने इन्वेस्ट की है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। मुमताज, वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी अनोखी खबरें आप लेके आते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है। जरा हमें अब ये भी बता दें कि कौन से ऐसे मेंबरान हैं जो असेंबली सेशन में हाजिर ही नहीं होते या दिलचस्पी ही नहीं दिखाते हैं? शुक्रिया फरजाना। असल में बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा वो खिता है कि जहाँ पे कई एक मसाइल का सामना है। यहाँ पे आपको पता है कि जो जमशुदा अजला हैं वहाँ पे बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं है। लोग जब अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं तो वो ये सोच कर मुंतखब करते हैं कि उनके नुमाइंदे ईवान में जब पहुँचेंगे तो उनके मसाइल पर बात करेंगे, उसके हल ढूंढेंगे और उनके लिए तरक्याती फंड्स लेकर आएंगे। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि यहाँ जितनी भी इनके मेंबरान आते हैं इनमें से ज़्यादातर या तो असम्बली के इजलास में आते ही नहीं है या छुट्टी पे होते हैं, और या छुट्टी लेने की भी ज़हमत नहीं करते अगर हाजिर रहते हैं। हालांकि ये वो असम्बली है कि जहाँ अगरचे दूसरी असम्बलियों की निस्बत मराहत तो इतनी ज़्यादा नहीं है जिस तरह बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में है, लेकिन फिर भी जो मेंबरान है यहाँ पे काफ़ी मराहत उनको दिए जाते हैं। यहाँ जब असम्बली का इजलास होता है तो और 2 दिन का जब वक्फा होता है तो उस 2 दिन के वक्फे के अलाउंसेस और मराहत भी मेंबरान को मिलते हैं, हालांकि वो 2 दिन की छुट्टी होती है। अच्छा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 28 अगस्त 2024 से लेकर 1 जनवरी 2025 तक 2 सेशन हुए और बहुत कम वक्फा रहा दोनों ये सेशंस के बीच में। लेकिन इसके बावजूद एक सेशन जो है वो सिर्फ जो एक्टिव जिसको हम सेशन कह सकते हैं, मतलब जो फिजिकली जिसमें मेंबरान हाजिर होते हैं, वो एक सेशन 7 दिन का था और दूसरा सेशन जो था वो इसी तरह 12 दिन का था। ठीक है। तो इसी तरह टोटल 19 दिन उन्होंने हाजिरी करनी थी। लेकिन ये अजीब सी बात है कि कुछ मेंबरान ऐसे भी हैं कि 19 दिन में वो सिर्फ 1 दिन के लिए आए। हालांकि अगर 1 दिन के लिए आए तो इसका मतलब यह है कि वो 2 दिन का जो वक्फा था, जो उनकी वो छुट्टी थी, तो वो भी उसमें गिना जा सकता है। और इसी तरह जो 7 दिनों का सेशन था तो वो दरअसल 7 दिनों का नहीं था, उसमें वो छुट्टियां भी शुमार होती हैं और उन छुट्टियों के मराहत और अलाउंसेस भी उनको मिलते हैं।
तो ऐसे लोग जो कि 19 दिन में से सिर्फ एक दिन आए, इनमें सर फहरिस्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नाम है, जो इस 19 दिनों में सिर्फ एक दिन के लिए असम्बली आया। दीगर मेंबरान क्यों नहीं आते हैं? उनका क्या मौक़िफ़ सामने आया कि भाई हमने क्यों नहीं आना, आवाम की खिदमत कौन करेगा? फरजाना, ये तो बात आपकी ये इस हद तक सही है कि अगर वज़ीर आला की मसरूफियत है तो चले, वो बात तो समझ में आती है। उनके और भी बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं और बाज़ इजलास ऐसे होते हैं कि जिसमें जो बिजनेस होता है वो ज़्यादा काम का नहीं होता, तो उसका वज़ीर आला के साथ ऐसा कोई सरोकार नहीं होता, तो वो अगर नहीं आते तो इसका समझ में आने वाली बात है। ठीक है। लेकिन जो अपोजिशन के अरकान हैं और जो हुकूमती अरकान हैं, वो सिर्फ और सिर्फ असम्बली के लिए उनको इसलिए आना होता है कि वो अगर कोई कानून साजी होती है तो उसमें हिस्सा ले या अपने इलाकों के जो मसाइल हैं वो बयान कर ले, वो भी इसमें नहीं है। और इसमें ये जो लोग हाजिर भी हैं तो उसमें कई एक मेंबरान ऐसी भी हैं कि जो सिर्फ रजिस्टर में हाजिरी लगा लेते हैं और फिर निकल जाते हैं, वो इवन अपनी सीटों पर भी नहीं बैठते, लेकिन वो उसकी तादाद शुमार इसमें शामिल नहीं है। उसमें भी उसकी तादाद भी वो काफ़ी एक लंबी फहरिस्त है जो सिर्फ हाजिरी लगा के चले जाते हैं। लेकिन ये लोग चूंकि जो लोग छुट्टी पे चले जाते हैं या जो लोग जो हैं वो हाजिरी लगा लेते हैं तो उनके जो मराहत हैं वो बरकरार रहते हैं। अलबत्ता जो गैर हाजिर होते हैं, चूंकि कोई ऐसा कानून नहीं है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए या उनको कोई नोटिस दिया जाए कि आप लोग तवील अरसे के लिए या इतने ज़्यादा दिनों के लिए सेशन में नहीं रहते और चंद दिनों के लिए सेशन में रहते हैं, तो कोई ऐसा कानून भी नहीं है। ज़ाहिर है वो इलेक्टेड MPAs हैं, उनसे कोई कुछ पूछने का मजाज नहीं है। लेकिन जो कम अज़ कम जो काबीना के अरकान हैं या वो लोग हैं जो माविन खसूसी हैं या जो इसके अलावा जो मशीर हैं, तो उनको तो कम अज़ कम इसलिए भी होना चाहिए कि उनके डिपार्टमेंट से मुतालिक अक्सर औकात सवालात होते हैं, अक्सर औकात जो मेंबरान सवाल उठाते हैं तो वो मौजूद नहीं होते और उनकी जगह एक गैर जो इररिलेवेंट बंदा होता है वो उसका जवाब देता है। मिसाल के तौर पर एक वजीर है पख्तूनयार, वो 14 दिन नहीं था। जाहिद चंद ज़ेब सेहत के महकमे के सरबराह हैं, इसके अलावा फजली हकीम हैं, अदनान कादरी हैं, मीना खान अफरीदी हैं, बहुत अहम महकमा है हायर एजुकेशन का। 11 दिन तक उसमें इजलास भी नहीं थे। पख्तूनयार 14 दिन के लिए नहीं थे। फजली शकूर और आकिबुल्ला भी वजीर हैं CW के, सोहेल अफरीदी भी 10 दिन के लिए वो नहीं आए। इस तरह बशीर सेहत जो हैं एहतिशाम अली 7 दिन इजलास में मौजूद नहीं थे। तो यूं ये सिलसिला जो है ये बजाय इसके कि इसमें कमी वाक़या हो, ये बदस्तूर बढ़ता जा रहा है। अच्छा। और अक्सर औकात हमने देखा है कि इजलास इसलिए मुलतवी हो जाता है कि कोरम पूरा नहीं होता। अब कोरम जाहिर है जब इतनी बड़ी तादाद में इनकी गैरहाज़िरी होती है या ये छुट्टी पे होते हैं तो जाहिर है कोरम कहाँ से पूरा होगा। और इसमें ज़्यादातर लोग वो ये हैं कि वो हैबिचुअल या तो उसमें आते नहीं या हैबिचुअली ये जो है ये छुट्टी पर होते हैं। तो ये लोग जो है पूछने वाला नहीं होगा तो वो है तो हो ही जाएंगे। ये तो जाहिर है, ये तो साफ जाहिर है कि भाई कोई पूछेगा ही नहीं तो उनकी आदत बन जाएगी। जैसे कि क्लास में बच्चे को नहीं कोई टीचर पूछता तो वो छुट्टियों पे छुट्टियां करता ही चला जाता है। और यही सूरत हाल हमारी KP असेंबली की भी है। मुमताज़, आपने कहा कि दीगर असेंबलियों की निस्बत KP असेंबली के जो मराहत हैं वो कम हैं, तो लेकिन जो सूरत हाल आप बता रहे हैं उस सूरत हाल में जो मराहत दी जा रही हैं क्या वो बहुत ज़्यादा नहीं है? नहीं, वो भी ज़्यादा है, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि इधर खैबर पख्तूनख्वा में हर मेंबर को जो सिर्फ हाजिरी लगाता है या जो छुट्टी में भी रहता है लेकिन अगर हाजिर ना हो तो उसी यौमिया अलाउंस जो है वो 5,000 रुपये मिलता है। अच्छा। इसके अलावा इसमें बहुत सारे और मराहत भी हैं। मिसाल के तौर पे वो अगर आसपास के इलाकों से आते हैं तो फी किलोमीटर के हिसाब से भी उसको पेमेंट होती है और दीगर उसकी मराहत भी है। इस दौरान उनकी जो स्टैंडिंग कमेटियों के इजलास होते हैं उनकी अलग से उनको अदायगी होती है। और इसी तरह अगर कोई मिसाल के तौर पे जुम्मे के दिन इजलास अटेंड करता है और फिर हफ्ते और इतवार को छुट्टी होती है और पीर के दिन फिर इजलास होता है तो हफ्ते और इतवार की पेमेंट भी उनको ऐसी मिलती है कि जैसे वो इजलास में हिस्सा ले रहे हों। अच्छा। तो ये तो होते हैं। हालांकि यहाँ जो एक दिन का खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली की यौमिया अखराजात हैं वो एक दिन के 6 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगा। एक माह असेंबली सेशन में रहे,
एग्जैक्टली अगर कारकर्दगी यही है तो फिर मराहत की जरूरत क्या है? हाँ। एक माह के सेशन पर तकरीबन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के अखराजात आ रहे हैं, और अगर इसमें हाल ये हो कि जो मेंबरानी असम्बली है वो मुकम्मल तौर पर उस पर तवज्जो भी नहीं है। यहाँ फरजाना मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पे कोई 30 के करीब बिल पेश हुए हैं, और 30 में बमुश्किल 6 ऐसे बिल हैं कि जो अवामी इंटरेस्ट के हैं। अच्छा। मतलब बाकी जो बिल है वो उनकी मजबूरी थी कि उनको वो पेश करना जरूरी था। अब अगर मेंबरान की अपनी मतलब दिलचस्पी का ये हाल हो तो वो क्या कानून साजी करेंगे, और अवाम की भलाई के लिए वो क्या कानून साजी करेंगे? वो क्या यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बहरान का शिकार है, वो क्या उस पर बात करेंगे? उनको तो पता ही नहीं होगा कि पिछली असम्बली में क्या इस पर बात हुई थी या नहीं हुई थी, क्या उनको इस पर बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अपने हलकों के अलावा तो कोई बमुश्किल ही चंद एक मेंबरान है कि जो रेगुलरली अपने जो हलकों के मुतालिक बात करते हैं। दीगर ऐसे मेंबरान भी हैं कि जो कई हफ्तों बल्कि अक्सर पूरे सेशन के दौरान किसी हल्के का उसमें कोई जिक्र तक नहीं आता। इसकी वजह यह है कि उन्होंने एक ऐसे मेंबर को चुना होता है कि वो असम्बली तो आ जाता है, असम्बली तो पहुंच जाता है और काफ़ी अक्सरियत से पहुंच जाता है, लेकिन वो असम्बली आती ही चुप साध लेता है और फिर पूरे 4 साल 5 साल के लिए वो चुप का रोजा रखता है। तो ऐसे में वो जो मेंबरान जो वोटर्स होते हैं जो उनको वोट दे के यहाँ पे भेजते हैं, उनका ये ख्याल होता है कि उनके जो दीरीना मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। जाहिर है दीरीना मसाइल तो ईवान के अंदर ही हल होने हैं, जब ईवान के अंदर वो मौजूद ही ना हो, तो और या जब अहम इशू हो या कौन हल करेगा? यही तो सूरत हाल है कि वोटर जब किसी मेंबर को इलेक्ट करता है तो वो ये सोच कर करता है कि उनका नुमाइंदा ईवान में जाकर उनकी मफादात की और उनके इलाके की बात करेगा। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि जब कोई मसला डिस्कस हो रहा होता है, किसी इशू पर बात हो रही होती है और वो एक ख़ास इलाके का ज़्यादा संगीन मसला होता है, लेकिन उसका मेंबर जो है वहाँ पे मौजूद नहीं होता, तो जाहिर है वो फिर अपने इलाके की वो नुमाइंदगी नहीं कर सकता जो उसका हक होता है, और जो उस इलाके के लोगों ने उसे वोट देकर यह हक दिया हुआ है कि वो उनके मसाइल को उजागर करे। तो ये सूरत हाल काफ़ी संगीन होती जा रही है, और इस वक्त कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक इशू पहले ही डिस्कस हो चुका होता है। अब जो मेंबर जो हैं वो जो बाकायदगी से नहीं आते तो उन्हें ये पता ही नहीं होता कि ये इशू पहले डिस्कस हो चुका होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेंबरानी असम्बली की जानिब से सवाल पूछ लिए जाते हैं, लेकिन जब सवाल की बारी आती है ज़ाहिर है उस पर काफ़ी वक्त उसके लिए दरकार होता है उसे जवाब देने में महकमे को, लेकिन जब फ्लोर पे वो सवाल का जवाब आता है तो वो मेंबर मौजूद ही नहीं होता, तो उस सवाल को डिफर कर दिया जाता है, और फिर शायद उस सेशन को तो छोड़ दें, 2-3 सेशन में भी उसका जो जवाब है वो उस वक्त तक नहीं होता कि जब तक कि दीगर चंद सवाल जमा नहीं होते उस महकमे से मुतालिक, और फिर ये उसका जो मसला होता है वो ऐसे ही अधूरा रह जाता है और वो हल नहीं हो पाता। तो ये मसाइल हैं कि जो मेंबरान असम्बली की जिम्मेदारी है और वो उससे बरा नहीं हो रहे हैं, और ये इसमें सिर्फ और सिर्फ गलती इन मेंबरान असम्बली की है। देखे असेंबली सेशन पर तो काफी अखराजात भी आते हैं, कुछ अंदाजा है आपको उन अखराजात की मालियत क्या होती है, कहां तक पहुंच जाते हैं इनके अखराजात? ये यौमिया जो असम्बली के अखराजात हैं वो तो तकरीबन 6 लाख रुपए तक आते हैं, लेकिन अगर एक माह का सेशन है, मिसाल के तौर पे अगर बेशक अगर 10 या 15 दिन का इजलास है, मतलब एक्टिव इजलास है जिसमें फिजिकली लोग आते हैं, लेकिन उसमें अगर छुट्टियां भी गिनी जाएं और वो फिर अगर 30 दिन तक चला जाए छुट्टियों समेत, तो उस पे जो अखराजात होते हैं वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए से ज़ायद आते हैं। अच्छा। ये सिर्फ वो अखराजात हैं कि जिसमें अरकान असम्बली के बरात हैं या इसके अलावा जो दीगर छोटे मोटे अखराजात हैं ये वही हैं। बल्फाज़ दीगर ये मेंबरान अगर एक दिन की रुखसत भी हों तो ये अखराजात इसी तरह से आते रहते हैं। मतलब ये जो नुकसान है ज़ाहिर है ये हमारे इन नुमाइंदों की गफलत की वजह से होता रहेगा, वरना अगर एक दिन का जो बिजनेस है, अगर 4 दिन का बिजनेस है वो एक दिन में हो सकता है और ये सारे लोग हाजिर हों और एक दिन में हों, तो उससे जो सेशन का दौरानिया है वो कम भी हो सकता है। अगरचे उन्होंने एक ख़ास दिन पूरे करने होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात होता यह है कि असम्बली का जो एजेंडा है वो पूरा नहीं हो पाता, तो वो उसको कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन जब मेंबरानी असम्बली ना हो तो जाहिर है वो फिर मजीद आगे चला जाता है जब तक कि बिजनेस मुकम्मल ना हो। कोई हल है? तो ये जो नुकसान मौजूद है आपके पास?
बिल्कुल, चाहिए है कि ये किसी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो मेंबरान को इस बात का पाबंद बनाएं कि जब असम्बली का इजलास होता है तो वो बाकायदा तौर पर उसकी पूछ-गुछ करें और उनसे पूछें कि वो असम्बली में जाते रहे हैं या नहीं। सिर्फ यही नहीं, असम्बली में जब जाते भी हैं तो वो वहाँ की कार्रवाई में, असम्बली बिजनेस में वो हिस्सा लेते भी हैं या नहीं। पहले होता ये था कि जितनी भी जमातें थी, जो बड़ी जमातें थी, वो अपने अरकान को बाकायदा तौर पर जिम्मेदारी आयद होती है पार्टीज भी, ताकि वो अपने मेंबरान को समझाए ताकि अवाम के मसाइल हल हो सकें। लेकिन अफसोस की बात है हमारे हुक्मरानों का ये हाल होगा कि वो हाजिरी लगाकर गायब हो जाएंगे, तो हमारी अवाम का क्या हाल होगा, उनके मसाइल कौन हल करेगा, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।